दोस्तों, क्या ये बात सच है कि अगर बेटा अपने पिता की चिता को अग्नि ना दे तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती? अगर ये सच है तो फिर उन लोगों का क्या जिनका कोई लड़का होता ही नहीं? आखिर उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? क्या ये सब सच में है या फिर सिर्फ एक दकियानूसी दावा है? इसी चीज को समझाने के लिए आज मैं इस शानदार मास्टरपीस मूवी को लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम सलीम मियां को देखते हैं, जो इस वक्त सरकारी अस्पताल में डेथ सर्टिफिकेट लेने आया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में उसके किन्नर दोस्त टिक्कू अली की मां का निधन हो गया है और वो इस गम में डूबा हुआ है। मां के जाने से टिक्कू का रो रो कर बुरा हाल है। टिक्कू एक साफ दिल का आदमी है जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है और यही वजह है कि सलीम उसका सच्चा दोस्त है, क्योंकि उसकी नजर में टिक्कू एक नेक आदमी है जबकि पूरी दुनिया स्वार्थियों से भरी पड़ी है। खैर, टिक्कू अपनी माँ को आखिरी विदा देने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो सभी से कहता है कि माँ के बिना मैं कैसे जीऊंगा। तो सलीम उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी, तिल तिल कर मर रही थी। आज भगवान ने उन्हें उनके दुखों से मुक्त कर दिया है, इसलिए तुम क्यों उनके स्वर्ग के सफर में रुकावट बन रहे हो? पर इतना समझाने पर भी टिक्कू मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद कब्रिस्तान में भी वो अपनी माँ को याद करते हुए लगातार रोता ही रहता है। अब टिक्कू की माँ की बात करें तो उनका नाम था नाजनीन बेगम, जो कभी एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें गरीबी की जिंदगी में ऐसा धकेल दिया कि बुढ़ापे में उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। इसी वजह से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टिक्कू भी फिल्म जगत में है, लेकिन वो अब अभिनेत्रियों का मेकअप करता है और इसी चीज से वो किसी तरह अपना और अपनी माँ का गुजर बसर कर रहा था। अब माँ को दफनाने के बाद टिक्कू वहीं पास की सड़कों पर घूमता रहता है और अपनी माँ को याद करता रहता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो कचरे के डिब्बे में कुछ रख रही होती है। लेकिन जैसे ही वो टिक्कू को देखती है तो घबराकर अपना चेहरा छुपा लेती है और जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। फिर टिक्कू उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आखिर वो औरत कौन थी। अब इतनी देर में अचानक कचरे के उस डिब्बे में से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। टिक्कू उस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है और जब झांक कर देखता है तो वहाँ उसे एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिलती है जो भूख से रो रही होती है। अब टिक्कू उस बच्ची को ऐसे रोता हुआ देख नहीं पाता, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए उसको उठाकर अपने साथ ले आता है। घर आने पर सलीम उससे कहता है कि इस बच्ची को पुलिस के हवाले कर दो, बेकार के पचड़े में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि किन्नर की औलाद नहीं होती। फिर कल को जब कोई पूछेगा कि ये बच्ची किसकी है तो तुम क्या कहोगे? इसीलिए बाद में कोई दिक्कत आए उससे पहले इसको पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन जब टिक्कू उसकी बात नहीं मानता तो सलीम फिर से कहता है कि अच्छा बताओ कि इस बच्ची को रखोगे कहाँ? कल को तुम्हारा सौतेला भाई ये घर भी तुमसे छीन लेगा, फिर तुम क्या करोगे? और तब तक तुमको कुछ हो गया तो इस बच्ची की देखभाल कौन करेगा? लेकिन टिक्कू इतने पर भी नहीं मानता। वो अपनी बात पर जोर डालते हुए कहता है कि ये बच्ची भगवान ने मुझे दी है, ये मेरे जीने का सहारा बनकर आई है। हो सकता है कि मेरी माँ के जाने के बाद भगवान ने इसको मेरे लिए ही भेजा हो, शायद इसीलिए मेरी नजर सबसे पहले इस पर पड़ी हो, इसलिए मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बच्ची असल में मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन रणवीर चोपड़ा की है। हमें पता चलता है कि रणवीर बेटे की चाह में पहले भी अपनी 2 बेटियों को मार चुका है और इस बार भी जब उसकी पत्नी गीता ने तीसरी बेटी को जन्म दिया तो रणवीर गीता से गुस्से में कहता है कि तीसरी बार भी तुमने एक मरी हुई बच्ची को पैदा किया है। पिछले 70 साल से इस घर की औरतें सिर्फ लड़के पैदा करती आई हैं और तुम बस लड़कियों को ही जन्म देती हो। अगर यही चलता रहा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस घर में अब कोई मरी हुई लड़की नहीं आनी चाहिए। इस तरह वो अपनी बीवी से ये सारी बातें हमेशा छुपाए रखता है। फिर जब बाहर खड़े किन्नर उसके तीसरे बच्चे के पैदा होने की खुशी में जश्न मनाने के लिए वहाँ आते हैं तो रणवीर उन्हें गालियाँ देते हुए कहता है क्या मरी हुई लड़की का जश्न मनाऊं? फिर उसी दिन नौकरानी कौशल्या रणवीर के कहने पर बच्ची को कचरे में फेंक देती है। लेकिन इस बार जब उसने उस बच्ची को फेंका था तो उसके रोने की आवाज ने कौशल्या को पाप का एहसास करवा दिया था। हम देखते हैं कि वो इस पाप के बोझ के तले घर के एक कोने में छुपकर रो रही होती है और अब भी उस बच्ची की आवाज उसके कानों में गूंज रही होती है, जिसकी वजह से उसे चैन नहीं मिल रहा होता। अब कुछ वक्त गुजर जाता है और टिक्कू उस बच्ची का नाम रखता है तमन्ना। उसने उसका नाम तमन्ना इसलिए रखा क्योंकि अब वही उसके जीने की तमन्ना बन गई है। हम देखते हैं कि टिक्कू का सौतेला भाई अंजू मियां पहले ही उसकी माँ का घर उससे छीन चुका है और फिलहाल टिक्कू तमन्ना के साथ सलीम के ढाबे में सोता है, वहीं खाता पीता है, वहीं रहता है। अब समय धीरे धीरे बीतता है और तमन्ना अब बड़ी होने लगती है। उधर रणवीर चोपड़ा को आखिरकार एक बेटा हो ही जाता है,
जिसके बाद उसके तीसरे जन्मदिन पर वो घर के बाहर नाच गा रहे किन्नरों पर पैसों की बारिश कर देता है। आखिरकार वो पिछले 70 सालों से चली आ रही घर में सिर्फ लड़के पैदा होने की परंपरा को गर्व से निभा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ टिक्कू की जिंदगी तमन्ना के साथ मुश्किल होती जा रही होती है। तमन्ना अब दिन पर दिन बड़ी हो रही होती है और उसकी शरारतें टिक्कू के लिए सिरदर्द बनने लग जाती हैं। वो इतनी चुलबुली होती है कि कभी टिक्कू का कहना नहीं मानती। दरअसल टिक्कू ने कभी उसको किसी चीज के लिए नहीं रोका। उसने उसको इतना लाड़ प्यार दिया कि वो आखिरकार मनमौजी हो गई है। इस बीच एक दिन किसी एक्ट्रेस के बाल संवारते हुए टिक्कू उससे अपना दर्द बयां करता है। असल में वो एक्ट्रेस पूछती है कि टिक्कू क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो टिक्कू उससे कहता है कि मेरी बेटी रोज स्कूल से भाग जाती है, दिन भर बस खेलने कूदने में लगी रहती है, पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लगता, बस उसी को लेकर मैं काफी फिक्रमंद हूँ। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है सलीम, उसी के भतीजे साजिद के साथ वो इधर उधर आवारागर्दी करती रहती है और अब उसे संभालना मुश्किल हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उसको कैसे सही किया जाए। ये सुनकर वो एक्ट्रेस उससे कहती है कि एक काम करो, उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, शायद वहाँ सुधर जाए। टिक्कू कहता है कि उसमें तो बहुत खर्चा होगा। तो वो कहती है कि हाँ खर्चा तो होगा, लेकिन एडमिशन के वक्त मैं सिफारिश कर दूंगी जिससे तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई का खर्चा तो तुमको उठाना पड़ेगा। ये सुनकर टिक्कू दिन रात एक करके उसे पढ़ाने के लिए मान तो जाता है, लेकिन अपनी बेटी को वो अपने से दूर नहीं करना चाहता। अब दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिल्म के सेट पर कोई आदमी तमन्ना को चिढ़ाते हुए कह देता है कि तुझे तो टिक्कू ने कचरे से उठाया था, तो उसकी बेटी नहीं है। अब ये सुनते ही टिक्कू गुस्से में पागल हो जाता है और उस आदमी पर टूट पड़ता है। आज पहली बार वो किसी आदमी को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि दोबारा ऐसा करने की किसी की हिम्मत न हो पाए। लेकिन इस हाथापाई में टिक्कू के हाथ में भी चोट लग जाती है, जिसको रात भर बैठकर सलीम मरहम लगाकर सही कर रहा होता है। बातों ही बातों में वो टिक्कू से कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत क्या थी, जो उस आदमी ने कहा था वो सच ही तो है। तमन्ना जब बड़ी होगी तो क्या उसे ये सच नहीं पता चलेगा? आखिर तुम कब तक उससे ये सब छुपा कर रखोगे? टिक्कू कहता है कि पता नहीं मैं ये कब तक कर पाऊंगा, कहने को तो मैं आज ही कह दूं, लेकिन मेरे अंदर उसे खोने का डर रहता है। मेरे पास जीने की वही आखिरी उम्मीद है। तभी सलीम उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, उस एक्ट्रेस ने भी कहा था कि वो स्कूल में एडमिशन के लिए मदद कर देगी, तो क्यों न उसे वहाँ भेज दिया जाए। आखिर कब तक तुम तमन्ना को इस ढाबे में रखोगे? सीधी बातें तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? तमन्ना अब बड़ी हो रही है, उसे एक अच्छी जगह पर भेज दोगे तो वही उसके लिए अच्छा होगा और भविष्य में तुम्हारे लिए भी। वो पढ़ लिख जाएगी तो समझ जाएगी कि आखिर तुम ही उसके पिता हो, चाहे तुम्हारा और उसका खून का रिश्ता ना हो। तभी टिक्कू थोड़ा हर्ट होते हुए कहता है कि तमन्ना मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वो बोर्डिंग स्कूल में मेरे बिना कैसे रह पाएगी? इस पर सलीम उसे झिड़कते हुए कहता है कि अरे वो नहीं रह पाएगी या तू नहीं रह पाएगा, पहले तुझसे अपनी माँ नहीं छूट रही थी, अब ये बच्ची नहीं छूट रही, तू बाप बनना कब सीखेगा? अगर ऐसे ही करेगा तो वो कभी नहीं सुधरेगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और बिगड़ जाए। इसीलिए उसके लिए तुझे ये तकलीफ उठाना सीखना ही पड़ेगा। इस तरह सलीम हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो टिक्कू को इसके लिए राजी कर पाए, क्योंकि वो भी तमन्ना से उतना ही प्यार करता था जितना कि टिक्कू। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी टिक्कू पर कोई खास असर नहीं होता। इस बीच वो बड़बड़ाते हुए उस ढाबे से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी कुछ किन्नर उसे रोकते हुए कहते हैं कि लोग तेरी बेटी के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो बड़ी गोरी चिट्टी है, इसीलिए कुछ लोग उसका सौदा करने की सोच रहे हैं, इसीलिए अपनी बेटी को संभाल कर रखना। अब ये बात सुनते ही टिक्कू पूरी तरह से हिल जाता है और ये चीज उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए वो डरते हुए अपनी सारी ममता एक कोने में रख देता है और फौरन बोरिया बिस्तर बांधकर तमन्ना को लेकर अगले ही दिन सीधे बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाता है। इसके बाद वो उसका वहां दाखिला करवा देता है। अब हालांकि तमन्ना को खुद से दूर करना टिक्कू के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने सोचा कि यही उसके लिए सबसे सही फैसला होगा। इसके बाद समय बीतता है और कई सालों तक तमन्ना बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई करती है। इस बीच पढ़ाई लिखाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था और टिक्कू के पास काम भी कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे इतने सालों से दिन रात काम करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा होता है। अब एक दिन टिक्कू अपनी माँ की कब्र पर आता है और वहाँ बैठकर पछतावे से अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, तुम्हारी साड़ियाँ और गहने मैंने बेच दिए। असल में बेटी की पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म और किताबों का खर्चा बढ़ गया है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं थे, प्लीज तुम इस बात का बुरा मत मानना। फिर एक दिन सेंट मैरी हाई स्कूल यानी उस बोर्डिंग स्कूल से एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है
कि तमन्ना को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी हरकतें अब स्कूल के लिए परेशानी बन गई थी। हाल ही में उसने स्कूल में एक प्रैंक किया था जिसमें उसने फांसी का प्रॉप तैयार किया और उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए खुद लटक गई। अब असल में उसे तो ये सब बस एक मजाक लग रहा था क्योंकि बचपन से उसने फिल्म सेट पर ये सब कई बार देखा था, लेकिन वहाँ वार्डन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से अब चिट्ठी में टिक्कू को स्कूल आकर प्रिंसिपल से बात करने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि टिक्कू को इंग्लिश तो आती ही नहीं थी। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो आखिर में साजिद को साथ ले जाने के बारे में सोचता है। दोस्तों, साजिद वही लड़का है जो बचपन में तमन्ना का दोस्त था और अब माहिम में अपने मामा की दुकान संभालता है। खैर, इसके बाद पूरी तैयारी की जाती है और प्लानिंग के हिसाब से दोनों भाड़े का सूट पहनकर सीधा तमन्ना के बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाते हैं। उधर तमन्ना के लिए ये खुशी का दिन होता है, इसलिए नहीं कि उसका पिता टिक्कू आज उससे मिलने आया है, बल्कि इसलिए कि आखिरकार अब उसका इस स्कूल से पीछा छूट रहा है। इसीलिए वो अपना सारा सामान पहले से ही पैक कर लेती है। लेकिन टिक्कू और साजिद अपनी समझदारी से प्रिंसिपल को समझा बुझाकर तमन्ना को स्कूल से बाहर निकालने का फैसला बदलवा देते हैं और उन दोनों की इस बात से तमन्ना की ख्वाहिश पर पानी फिर जाता है। इसीलिए वो साफ कह देती है कि वो अब और स्कूल में नहीं रहना चाहती। वो अपने बाप और साजिद दोनों से बेहद गुस्सा हो जाती है। लेकिन जल्द ही उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली थी, यानी स्कूल से छुटकारा तो उसे वैसे भी मिलने ही वाला था। फिर एक शाम जब टिक्कू एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है तो साजिद और सलीम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पहले वो एक डिब्बे में कुछ पैसे रख देते हैं और फिर उसमें एक गुमनाम खत भी डाल देते हैं। इसके बाद सलीम मियाँ टिक्कू के पास आकर उस खत को पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि 10 साल पहले किसी आदमी ने फिल्म सेट से तुम्हारा मेकअप का सामान चुराया था और अब वो सूद समेत उसकी भरपाई कर रहा है और तुम्हारे लिए ये पैसे रख कर गया है। असल में साजिद तमन्ना से शादी करना चाहता था, पर टिक्कू के पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए साजिद और सलीम ने मिलकर ये तरकीब सोची होती है ताकि टिक्कू को पैसे भी मिल जाएं और उनका काम भी हो जाए। लेकिन टिक्कू उनकी चाल समझ जाता है और उनके पैसे लौटाते हुए कहता है कि ये मेरे हक के पैसे नहीं हैं। पहले मैं अपना घर ले लूं, फिर तमन्ना की शादी तुमसे ही कराऊंगा, लेकिन इस तरह दूसरे के हक के पैसे में इस्तेमाल नहीं कर सकता। सलीम अपने दोस्त को जानता था कि वो कभी इन पैसों को नहीं लेगा, पर वो फिर भी उसे समझाता है और उन पैसों से घर बनाने को कहता है, लेकिन फिर भी टिक्कू साफ मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टिक्कू को उम्मीद थी कि उसका सौतेला भाई अंजुम उसकी मदद जरूर करेगा, भले ही उसने टिक्कू के भोलेपन का बहुत फायदा उठाया हो, लेकिन वो अपने भाई के लिए इतना तो जरूर करेगा। अब अंजुम की बात करें तो वो अमीर आदमी होता है। वो लालच की खटिया पर सोकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। अब अगले ही दिन अपनी उम्मीदों के साथ टिक्कू अपनी माँ की संपत्ति में थोड़ा सा हक मांगने के लिए अंजुम के घर जाता है, लेकिन अंजुम उससे साफ ये कहकर मना कर देता है कि माँ ने सब कुछ मेरे नाम किया था, इसीलिए तुम्हारा इस संपत्ति पर कोई हक नहीं है। अब असल में अंजुम ने पहले ही पैसे देकर सारे कागज नकली बनवा लिए होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि उसकी माँ ने ये सारी प्रॉपर्टी उसके ही नाम कर दी थी, जबकि टिक्कू के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। खैर, टिक्कू आज सलीम को भी अपने साथ अंजुम के घर पर लाया था, इसीलिए जब अंजुम टिक्कू की बेइज्जती करता है तो सलीम से देखा नहीं जाता। वो एक कोने में खड़े होकर अपने दोस्त की मासूमियत पर रोने लगता है और भगवान से दुआ करता है कि वो उसकी हर मुराद को पूरा करे। टिक्कू उसे रोने से रोकता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रहे हो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन इतना पैसा कमा लूंगा कि अपनी बेटी के लिए घर ले सकूं और फिर उसकी शादी कर सकूं। अब कई सालों से टिक्कू पहले की तरह अपने किन्नर साथियों के साथ किसी नाच गाने के कार्यक्रम में नहीं जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसे इस रूप में देखे। हालांकि अब तमन्ना बोर्डिंग स्कूल में है और टिक्कू को पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है, इसलिए मजबूरी में वो फिर से किन्नरों के साथ नाचने के लिए मजबूर हो जाता है और अब वो शादियों और जन्मदिनों पर जाकर फिर से नाचने लगता है। इस बीच एक दिन जब टिक्कू एक पार्टी में नाचने के बाद खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पुराने काले रंग की कार पर पड़ती है। ये वही कार होती है जो उसने 20 साल पहले अपनी माँ के जनाजे के दिन देखी थी। असल में तमन्ना को कचरे में फेंकने वाली औरत इसी कार से उतरी थी, इसीलिए टिक्कू उस कार को कभी नहीं भूल सकता। इस बीच टिक्कू को जब कौशल्या दिखती है तो वो फौरन उसे पहचान लेता है। इसके बाद वो घबराकर भागता हुआ सीधे सलीम के पास जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो औरत वापस आ चुकी है, इसीलिए अब वो आएगी और मेरी बेटी को ले जाएगी। ये सुनकर सलीम उसे एक थप्पड़ मारकर शांत करता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो लोग बच्ची को कचरे में फेंक कर जाते हैं वो उसे वापस लेने क्यों आएंगे? वो असल में उसे मरने के लिए छोड़ गए थे कीड़े मकोड़ों के साथ, तो अब वो उसे वापस लेने क्यों आएंगे? इधर जब तक टिक्कू पैसों की और व्यवस्था नहीं कर लेता तब तक तमन्ना को
छुट्टियों में भी बोर्डिंग स्कूल में ही रहना होगा। इस बीच हम देखते हैं कि कभी कभी साजिद वहाँ उसे फोन करता रहता है, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है। इस बीच वो तमन्ना को बताता है कि वो उसकी ट्रेन की टिकट के लिए पैसे भेज रहा है, इसीलिए वो ट्रेन से वापस आ जाए। फिर एक दिन जब टिक्कू किसी पार्टी से लौट कर आता है तो वो ढाबे पर साजिद को बड़ी खुशी से बताता है कि आज वो ऐसा नाचा कि सबने खुलकर पैसे लुटाए। अब इस बीच उन दोनों को ये पता नहीं होता कि तमन्ना उसी दिन की ट्रेन से वहाँ आ चुकी है और सरप्राइज देने के लिए छुपी हुई है। लेकिन जब वो वहाँ खड़े खड़े अपने पिता की बातें सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आज तक टिक्कू ने तमन्ना से अपनी असली पहचान छुपा कर रखी थी। उसे नहीं पता था कि उसका पिता एक किन्नर है। फिर जब तमन्ना उसे देखती है तो वो अपना मेकअप पोंछकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आज वो समझ चुका था कि वो अब इससे भाग नहीं सकता। सच्चाई उसकी बेटी के सामने आ चुकी है। तभी उसे सलीम की वो बातें याद आती हैं कि जब उसने कहा था कि एक दिन तमन्ना को सच का पता चल जाएगा कि वो उसकी असली बेटी नहीं है, क्योंकि किन्नरों की कभी शादी नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते। और आखिर आज वो दिन आ ही गया। अब ये सब जानकर तमन्ना हैरान तो होती ही है, लेकिन साथ में उसके अंदर अजीब सा गुस्सा भी आ जाता है। गुस्से में वो टिक्कू को जमकर बुरा भला बोलने लगती है। वो कहती है कि मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? ये आदमी एक किन्नर है, आखिर ये मेरा पिता कैसे हो सकता है? जिस चीज को तमन्ना आराम से बोले जा रही थी वो एक एक बात टिक्कू के लिए नासूर बनकर उभर रही थी। इस बीच तमन्ना के इस पूरे ड्रामे से सलीम बुरी तरह से तिलमिला जाता है। इसीलिए आखिरकार वो तमन्ना को पूरी सच्चाई बताते हुए कहता है कि आखिर किन माँ बाप के बारे में पूछ रही हो तुम? अरे तुम्हारे असली माँ बाप ने तो तुम्हें कचरे में फेंक दिया था। मैंने तो इस बेवकूफ को पहले ही कहा था कि तुम्हें किसी अनाथालय में छोड़ाए, लेकिन ये मासूम आदमी तुम्हें सीने से लगाकर घूमता रहा। दूध पिलाना नहीं आता था, इसलिए जहाँ भी जाता था औरतों से बच्चों को पालने के बारे में पूछ पूछ कर तुमको इसने पाला है। और ये आज भी किसके लिए नाचता है? तुम्हारे लिए घर बनवाने का नशा चढ़ा है इसके अंदर। मैंने कई बार मना किया, लेकिन ये नहीं माना, और अभी तक इतने सालों से तुम्हारे स्कूल की फीस भी ये नाच कर ही भर रहा था। फिर भी देखो, आज तुम इसको अपना पिता नहीं मानती, जबकि ये तुम्हारी शादी के लिए जेवर खरीदने के लिए खुद किन्नरों के साथ नाच रहा है, और आज तुम्हें इस आदमी से नफरत हो रही है। बेचारा किट्टू खड़े खड़े ये सब सुनता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, बस रोता ही रहता है। अब सलीम की बातों से तमन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और सुबह तक सभी का गुस्सा पूरी तरह उतर जाता है। लेकिन इस बीच एक चीज अभी भी तमन्ना को परेशान किए जा रही थी कि आखिर इतने जालिम माँ बाप कौन थे जिन्होंने मुझे कचरे में फेंक दिया। अब इसी वजह से तमन्ना के लिए ये खुलासा करना बहुत जरूरी हो गया था कि उसके असली माँ बाप कौन थे। किट्टू भी अपनी बेटी के दिमाग को समझाता है। वो जान जाता है कि अगर उसके मन में ये सवाल रहा तो वो जिंदगी भर परेशान ही रहेगी। आज वो अपने मन से ये डर निकाल देता है कि कहीं उसकी बेटी असली माँ बाप के पास ना चली जाए। इसके बाद वो और साजिद उसे उस औरत कौशल्या के पास लेकर जाते हैं जो रणवीर चोपड़ा की नौकरानी थी और जिसने 20 साल पहले तमन्ना को कचरे में फेंक दिया था। अब कौशल्या ने जब टिक्कू और तमन्ना को देखा तो वो उसके पैरों पर गिरकर रोते हुए कहती है कि मेरे पाप मुझे सोने नहीं देते। उस बच्ची के रोने की आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंजती है। कौशल्या बताती है कि बच्ची को मारने का हुक्म उसका मालिक रणवीर चोपड़ा दिया करता था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे कचरे के डिब्बे में रखकर चली आई। अब साजिद कहता है कि यही बात अब तुम्हें पुलिस को बतानी होगी, लेकिन कौशल्या इसके लिए मना कर देती है क्योंकि पूरी जिंदगी उसने जिसका नमक खाया वो उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिरकर घायल हो जाती है। इसके बाद सलीम और किट्टू उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इस बीच वहाँ उससे मिलने रणवीर का बेटा जुगल आता है जो देखता है कि कौशल्या बड़बड़ा रही होती है कि उसने बहुत पाप किए हैं, उसने बहुत पाप किए हैं। इस बीच वो मरने से पहले जुगल से कहती है कि बेटा अपनी माँ से कहना कि इस लड़की से माफी मांग ले। अब जुगल ये समझ नहीं पाता कि आखिर कौशल्या ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन कौशल्या के ऐसा कहने की वजह से वो उस शाम तमन्ना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर घर पहुंचकर तमन्ना सीधे रणवीर चोपड़ा से पूछती है कि 20 साल पहले जो आपकी तीसरी लड़की पैदा हुई थी वो कहाँ है? तो ये सुनकर रणवीर चोपड़ा का चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है और वो कहता है कि तुम कौन हो? जुगल से पहले मेरी 3 बेटियां हुई, लेकिन तीनों ही मरी हुई पैदा हुई थी, पर तुमको इससे क्या लेना देना है? ये सुनकर अब तमन्ना बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे
बाप ने मारने का हुक्म दिया था। अब ये सुनकर रणवीर चोपड़ा गुस्से से तिलमिला उठता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कोई जर्नलिस्ट हो या क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? अगर ऐसा है तो बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? लेकिन जब तमन्ना कहती है कि वो उसकी असली बेटी है और उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, तो रणवीर चोपड़ा उसे जूते मारकर घर से बेइज्जत करके भगा देता है। लेकिन तमन्ना की बातों से अब तक रणवीर चोपड़ा की पत्नी गीता का दिमाग डोल जाता है। असल में उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि हर बार जब भी उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था तो रणवीर चोपड़ा ने सिर्फ यही कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। यानी गीता ने खुद कभी बच्चियों को नहीं देखा था और ना ही कभी उसे बच्चियों की शक्ल दिखाई गई थी। इसीलिए अब उसे शक होने लगता है कि क्या उसकी बेटियां सच में मरी हुई थी या ये काम उसके पति ने किया था। खैर, अब तमन्ना जब अपने असली पिता से बेइज्जत होकर लौटती है तो वो खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी टिक्कू उसे पिता की तरह डांटते हुए समझाता है कि मरने की धमकी मुझे मत देना। मैंने अपनी जान डालकर तुम्हें जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। इसलिए मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगा। वैसे भी तुम्हारे मरने से उस चोपड़ा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे तुमसे कोई लगाव होता तो वो तुम्हें कचरे के डिब्बे में नहीं फिकवाता। वो कहता है कि उसकी बीवी गीता ने भी 2 बच्चियों को जन्म दिया था और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। आखिर ऐसे इंसान के लिए मरने से बेहतर है कि जिंदा रहो और उसे बर्बाद करो, ताकि फिर कोई भी बाप ऐसा ना कर सके। टिक्कू की ये बातें सुनकर आज सलीम को एहसास हो जाता है कि अब उसका दोस्त एक पिता बन चुका है। जिस चीज को सिखाते हुए और समझाते हुए उसे सालों निकल गए, वो चीज आखिरकार उसके दोस्त को समझ आ ही गई। खैर, अब कुछ दिन बाद तमन्ना चोपड़ा के बेटे जुगल से मिलती है, लेकिन जुगल अभी भी तमन्ना को एक फ्रॉड समझता था और उसने सोचा था कि वो उसके बाप से पैसे ठगने आई थी। लेकिन तमन्ना की बातों में दम होता है। वो जुगल से पूछती है कि तुम्हारी 3 बहनें पहले पैदा हुई थी, अगर वो सच में मर गई थी तो किसी भी अस्पताल या नगर पालिका में उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है, कोई डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी हुआ? ये सुनकर जुगल उस वक्त चुप रहता है, लेकिन उसी शाम पुराने अस्पताल और नगर पालिका के रिकॉर्ड्स निकलवाता है, लेकिन उसे अपने बाप के नाम से कुछ भी नहीं मिलता। फिर जब यही सवाल वो अपने पिता से करता है तो चोपड़ा कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है। इसके बाद उसकी पत्नी गीता भी उससे पूछती है कि अगर वो बच्चियां मरी हुई पैदा हुई थी तो उसने बच्चियों को कहां दफनाया था, पर चोपड़ा इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन तमन्ना अपना डीएनए टेस्ट करवाती है और चोपड़ा को डीएनए रिपोर्ट की एक कॉपी थमा देती है। ऐसा करते हुए वो कहती है कि आप सच से भाग नहीं सकते, आपको इसे अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन चोपड़ा अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाता। वो जानता होता है कि तमन्ना उसकी बेटी है, पर फिर भी उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे वो जन्म के वक्त तमन्ना को मारना चाहता था, वैसे ही आज भी वो इसी काम के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए वो सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हरी भाई से मिलता है और तमन्ना को मारने की सुपारी दे देता है। साथ ही वो कहता है कि तमन्ना को मारने से पहले उसकी वो डीएनए रिपोर्ट को भी जला देना, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा सबूत है जिसके लिए ये सब हो रहा है। अब हरी भाई सीधा आता है और टिक्कू और सलीम को बुरी तरह पीटने लगता है। फिर जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो भी उल्टा उन्हें ही परेशान करती है। अब पुलिस टिक्कू को दिन रात मारती है, जिससे परेशान होकर तमन्ना एक स्टेप आगे सोचने लगती है। वो सीधा चोपड़ा को फोन करके कहती है कि मैं अब हार मान चुकी हूँ और कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ। ये सुनकर चोपड़ा खुश हो जाता है और हरी भाई को फौरन तमन्ना के पास जाने के लिए कहता है। अब हरी भाई उसे अपनी गाड़ी से चोपड़ा की पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि साजिद टैक्सी में उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन हरी भाई उसे चकमा दे देता है। लेकिन फिर भी चौराहे पर बैठे किन्नरों ने तमन्ना को हरी भाई की गाड़ी में देख लिया होता है, इसीलिए वो फौरन भागते भागते टिक्कू को खबर देने अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां पिटाई की वजह से वो भर्ती होता है। दूसरी तरफ अब पुरानी फैक्ट्री में चोपड़ा मौजूद होता है, जो तमन्ना का इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर तमन्ना उसे यकीन दिलाती है कि मैं यहाँ कोई चाल चलने नहीं बल्कि समझौता करने आई हूँ। मुझे बदले में पैसे चाहिए ताकि मैं शादी कर सकूं। इसी दौरान वो उससे चालाकी से पूछती है कि तुमने अपनी ही बेटी को मारने का हुक्म क्यों दिया? आखिर कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? कम से कम ये तो बता दो। तो गुस्से में चोपड़ा अपनी पुरानी परंपराओं की दुहाई देता है। वो कहता है कि जब तक बेटा चिता को आग नहीं लगाता तब तक आदमी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बेटियों का जन्म हमारे खानदान में कलंक माना जाता है। अगर मेरी पत्नी 10 और बेटियों को भी पैदा करती तो मैं उन्हें भी मरवा देता। ये मेरी परंपरा है। उसकी इन बातों से साफ जाहिर होता है कि वो भले करोड़पति हो, लेकिन वो अनपढ़ और गंवार है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि जिस बेटे और बेटी की दुहाई वो बार बार दे रहा है
वो बेटी और बेटा होने का डिसीजन मर्द के अंदर का क्रोमोजोम ही तय करता है, उसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता। तमन्ना उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है और इसी तरह वो सबूत हासिल कर लेती है। लेकिन जैसे ही चोपड़ा को ये बात पता चलती है तो वो रिवॉल्वर निकालकर तमन्ना को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हरी भाई, जो इतनी देर से ये सब सुन रहा होता है, वो उसे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगता है। असल में उसकी भी एक बेटी होती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। हाथापाई के दौरान वो चोपड़ा से कहता है कि तुम आदमी के नाम पर कलंक हो, आखिर कोई अपनी बेटी को कैसे मरवा सकता है। लेकिन इस बीच झीना झपटी में गोली चल जाती है और चोपड़ा हरी भाई को मार डालता है। इसके बाद वो तमन्ना का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो पाता, उससे पहले किन्नरों का पूरा समूह वहां पर पहुंच जाता है और चोपड़ा को बुरी तरह से पीटता है। इस बीच टिक्कू पत्थर से चोपड़ा को मारने ही वाला होता है कि तभी तमन्ना उसे रोक देती है। फिर लास्ट में चोपड़ा को ये कबूल करना पड़ता है कि उसने अपनी पहली 2 बेटियों को मरवा दिया था और तीसरी संतान तमन्ना को मारने की जिम्मेदारी उसने नौकरानी कौशल्या को दी थी। इसके बाद चोपड़ा की सारी सार्वजनिक छवि धूमिल हो जाती है और अखबारों में भी उसकी पोल खोल दी जाती है। इसके बाद गीता और जुगल भी तमन्ना को स्वीकार कर लेते हैं और चोपड़ा के जेल जाने के बाद उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आते हैं। लेकिन तभी तमन्ना उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि टिक्कू, सलीम, साजिद और ये बस्ती ही मेरा असली घर है, मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ। मेरे पिता टिक्कू ने ही मुझे बचाया और पाला, इसीलिए मेरी जिंदगी पर पहला हक उनका है। उसके ये कहते ही टिक्कू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।